1953 में कानपुर में जन्मे श्री अशोक भौमिक जी के बारे में मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके परिचय प्रस्तुति का अवसर प्राप्त हुआ है। चित्रकार, लेखक, कला समीक्षक, बहुआयामी प्रतिभा के धनी श्री अशोक भौमिक जी वर्तमान कला जगत में जानी पहचानी शख्सियत हैं। विगत 50 वर्षों से आप निरंतर कला सृजन में सक्रिय हैं। चित्रण में क्रॉस हैचिंग विधा के आप नामवर हस्ताक्षर हैं। आपके चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी सन 1974 में कानपुर में आयोजित की गई। तब से ये कला यात्रा आज भी जारी है। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई सहित मुंबई की नामी कला दीर्घाओं तथा कलकत्ता, इलाहाबाद, न्यूयॉर्क, दिल्ली, लाहौर, टोक्यो जैसे शहरों में आपके चित्रों की 15 से भी अधिक एकल प्रदर्शनियाँ आयोजित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त आपका कला चिंतन लेखन की विधा में भी हमारे समक्ष आता रहा है। यही कारण है कि लाहौर, ढाका, टोक्यो जैसे अंतर्राष्ट्रीय महानगरों एवं देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याख्यान हेतु आपको आमंत्रित किया जाता रहा है। कला विषय पर आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकें पेंटिंग्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, भारतीय कला का सच, समकालीन भारतीय कला, हुसैन के बहाने, चित्तो प्रसाद और उनकी चित्रकला ऐसी प्रमुख रचनाएं हैं जिनके द्वारा पाठक को कला को देखने और समझने का एक मौलिक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। कला विषय से इतर एक लेखक के रूप में आपके द्वारा लिखी गई पुस्तकें जीवनपुर घाट जंक्शन, आई स्पाइस, बादल सरकार, व्यक्तित्व और रंगमंच, जीरो लाइन पर गुलजार, मोनालिसा हंस रही थी, क्षिप्रा एक नदी का नाम है प्रकाशित हो चुकी हैं। लेखन का यह क्रम अब भी जारी है। साथ ही आप विविध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं हेतु नियमित स्तंभ लेखन कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि अपनी व्यस्तताओं के उपरांत भी हमारे आग्रह पर अपने व्याख्यान हेतु आप यहाँ पधारे हैं। मैं आपसे सादर निवेदन करती हूँ कि वो यहाँ आकर अपने विचार रखें और हमें कृतार्थ करें। सभागार में उपस्थित मेरे मित्रों, आज मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच में मुझे इस विषय पर बोलने के लिए बुलाया गया है। दरअसल जो बात करनी है मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से ही मैं करूँगा, इससे कि बिखर ना जाऊँ, क्योंकि हम ऐसे एक दौर से गुजर रहे हैं जो चित्रकला के लिए कम से कम भारतीय संदर्भ में बहुत मुश्किल का दौर है। और आज मैं कह रहा था लोकेश जी से, ये सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारा जो बेंचमार्क कहते हैं कि कौन सी कला अच्छी है कौन सी बुरी है, आम आदमी यही समझता है कि जो 16 करोड़ में बिकती है पेंटिंग वही अच्छी पेंटिंग होती है, जबकि बात बिल्कुल शायद उल्टी ही होती हो। तो ये जो पूरा जो भारतीय संदर्भ में हम चित्रकला को देखते हैं इसका अपना इतिहास जो है वो मुझे लगता है कि उसमें बहुत बड़े पैमाने में वो हिस्ट्री ऑफ इलस्ट्रेशन रहा है। वो किसी कथा संदर्भ को चित्रण करना। और दो बातें मैं मानता हूँ कि जितने भी चित्रकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, उनके लिए दो बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक बात तो यह है कि एक चक्र होता है कि पहले पॉइंट पे जहाँ पे आप सोचते हैं, विचारते हैं कि क्या बनाना है, और उसके बाद आप उसको बनाते हैं, और बना लेने पे ही कला का पूरा चक्र पूरा नहीं होता है। उसके बनाने के बाद उसे देखा जाना चाहिए। अगर कविता लिखी गई है तो उसे पढ़ा जाना चाहिए। अगर नाटक की तैयारी किए गए हैं तो उसे दर्शक होने चाहिए, तब वो चक्र पूरा होता है। हिंदुस्तान की कला में एक बहुत बड़ा पीरियड है जिसको इतिहासकार लोग एक सीधी लकीर में खींच देते हैं। अजंता से शुरू करते हैं और वो लकीर मुगल पीरियड होते हुए और गुलेर वगैरह होते हुए रवि वर्मा तक पहुंचा देते हैं। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि मुगल कालीन जो पेंटिंग है वो कभी भी किसी प्रदर्शनी के लिए नहीं बने थे। इसलिए ये कहना कि मुगल कालीन चित्रों का उस समाज पे बहुत बड़ा असर था, ये मैं नहीं मानता। आज जब वो उपलब्ध हुए हैं तो हम लोग अचानक कहते हैं कि तो हमारे इतिहास का अंग है। और हम लोग दूसरी बात कि हम लोग बहुत ज़्यादा भारतीय होने का, विश्वगुरु होने का बड़ा गुमान है हमारे में। तो हम इसलिए अपने चित्रों को, अपने इतिहास को सवाल नहीं पूछते। और इसके संदर्भ में दूसरी बात जो मुझे कहनी है कि कोई भी चित्रकार, आप हो, हम हैं, जो भी हैं,
आने वाली पीढ़ी के चित्रकार, उनको दो चीज़ों से गुजरना होता है। बहुत साधारण सी चीज़ है। एक है कि उनको तय करना होता है कि मैं क्या बनाऊंगा, मतलब मैं क्या बनाऊंगा या क्या मैं क्या लिखूंगा, और दूसरा पक्ष होता है कि कैसे लिखूंगा। तो पहला पक्ष आपकी विचारधारा के साथ है, आपसे बचपन से जो आप अनुभव ग्रहण करते हैं उससे आप तैयार होते हैं, आपको पता होता है कि मुझे क्या बनाना है। और दूसरा पक्ष आपके कौशल के लिए है, आप आर्ट्स स्कूल में जाते हैं, नहीं जाते हैं तो बाहर तैयार करते हैं, अपने को आप तैयार करते हैं कि जो आपने सोचा है उसको आप बनाएंगे। ये एक साधारण सी प्रक्रिया है। हिंदुस्तान की कला में अगर अजंता को भी देखेंगे, खजुराहो को देखेंगे, और जो बहुत लंबी इवन मुगल कला को भी देखेंगे, हमारे चित्रकार जो है वो ठेके पे काम करने वाले चित्रकार रहे हैं। उन्होंने ये नहीं तय किया कि हमें क्या बनाना है। अगर अजंता में आप महाकवि का जो रिलीफ वर्क देखते हैं तो बहुत ही सुंदर है, कौशल के मामले में तो अद्वितीय है, लेकिन उस चित्रकार ने नहीं तय किया कि मुझे क्या बनाना। जो मठाधीश थे, जिनके पास पैसा था, जो सत्ता है, राज सत्ता है, धर्म सत्ता है, वो उन्होंने तय करके बता दिया कि आपको इतने पैसे मिलेंगे और आप बताइए। तो इस तरह से हमारा इतिहास जहाँ पे आज हम खड़े हैं, हम इन सब चीज़ों को लेके खड़े हैं कि हमारे हर चित्र के पीछे एक संदर्भ है, एक कहानी है, और उसको हम कहना चाहते हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि जो समकालीन चित्रकला में भी आप जो चित्र बनाते हैं उसके सामने या तो आपके क्यूरेटर, नहीं तो हमारे कला समीक्षक घंटों उसकी व्याख्या करते हैं। जबकि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि जो चित्र हैं वो समझने के लिए नहीं बने, वो अनुभव करने के लिए बने। बहुत छोटा अंतर है, पर समझना अगर शब्द हम प्रयोग करें, अंडरस्टैंडिंग, तो अंडरस्टैंडिंग ए पोएम, अंडरस्टैंडिंग ए म्यूजिक एंड अंडरस्टैंडिंग ए पेंटिंग, तीनों में अंडरस्टैंडिंग का अर्थ 3 है, एक अर्थ नहीं है। पर जब आप फील करते हैं तब आप भाषा के ऊपर चले जाते हैं, तब आप किसी व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक डूबते हुए सूरज को खूबसूरत जो दृश्य है वो अपने ढंग से हम फील करते हैं, हम किसी से पूछते नहीं कि इसका अर्थ क्या हुआ। मेरे ख्याल से चित्र के साथ जो व्याख्याएं जुड़ती हैं उसका अपना एक स्वार्थ होता है, ऐसे ही व्याख्या नहीं जुड़ती। तो इसी के बारे में बात करने के लिए मैं चित्रकला में संदर्भ के बारे में 2-4 बात रखना चाहूँगा। सीइंग कम्स बिफोर वर्ड्स, द चाइल्ड लुक्स एंड रिकॉग्नाइजेस बिफोर इट कैन स्पीक। जो हम देखते हैं और जो शब्द हैं, हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा, एक बच्चा जो है वो अपने व्याख्या के पहले या सुनने के पहले चीज़ों को देखता है और समझता है। और मानव सभ्यता के क्रम में, इतिहास क्रम में, अगर हम अपने गुफा चित्रों को देखें, अपने गुफा चित्रों का मतलब हम भारतीय गुफा चित्रों की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इस पूरे विश्व में, तो उस समय जब ये चित्र बन रहे थे उस समय कोई भाषा नहीं थी। उस समय कोई भाषा नहीं थी कि मैं चित्र बना के बताऊं 10 लोगों को बुला के कि देखिए मैंने ये बनाया है और ये बाइसन है, या कुछ लोग कहेंगे नहीं साहब बाइसन नहीं, ये तो वराह है। तो ऐसी कोई बात नहीं थी, चित्र बनाए थे और लोग देखते थे, अनुभव करते थे, जो भी उसको उससे लेना चाहते थे वो लेते थे अपने अपने बुद्धि के मुताबिक। एक छोटा सा ये एक चित्र है जो भीमबेटका का है। इस चित्र में बहुत अस्पष्ट है, पर लेकिन अगर गौर करेंगे तो इस जानवर के, जिसके बारे में वाकनकर साहब ने कहा है कि बाइसन है और कई लोगों का मानना है कि वराह है, और मानने के चक्कर में यहाँ तक हो गया कि मैं एक बार भोपाल में 2 विद्वानों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा देखिए ये वराह होगा। मैंने कहा क्यों? कहते हमारे वराह अवतार जो हैं वो सांची में भी दिखाई दिए हैं, तो वराह तो अवतार है, मतलब भीमबेटका में भी आपको वराह अवतार दिख रहा है। जब भाषा भी नहीं है, धर्म वहाँ भी पहुँचा रहे हैं। एनीवे, तो इस चित्र को हम थोड़ा सा विस्तार करके देखते हैं, तो इसमें हम देख पाएंगे कि एक आदमी है जो सरपट भाग रहा है। तो इस जानवर का आकार और इस आदमी के आकार की तुलना अगर किया जाए तो जानवर अस्वाभाविक बड़ा है। तो उस बड़े आकार से ये बताना चाहा होगा चित्रकार ने, बताना चाहा होगा, क्योंकि भाषा नहीं है, उसने बताया नहीं है, पर हम जब देखते हैं तब लगता है कि ये जानवर जो है
ये कोई सरल सहज जानवर नहीं है, ये बहुत तेज दौड़ता है, और इससे बचने के लिए आपको चूहे की गति से दौड़ना पड़ेगा। इसको अगर गौर करेंगे तो आदमी का जो मुखौटा है वो एक चूहे का मुखौटा है। अब हम सीधे विषय पे आते हैं। ये सभी आप जानते हैं इस पेंटिंग को। मैं इसके 2 चित्र दिखाऊंगा, एक के बाद एक। पहले चित्र में व्हीटफील्ड विद क्रो बाय विंसेंट वैन गॉग, 1890। बहुत सहज है, एक पेंटिंग है जिसमें हम छोटे स्ट्रोक्स देखते हैं, जो वैन गॉग की खासियत थी। लेकिन ये चित्र अपने आप में तुरंत अलग अर्थ ले लेता है जब हम इसको देखते हैं। केवल एक लाइन हम जोड़ते हैं, दिस इज द लास्ट पिक्चर दैट वैन गॉग पेंटेड बिफोर ही किल्ड हिमसेल्फ। कहानी बिल्कुल बदल जाती है। यह है संदर्भ। इसको आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, पर यह एक रियलिटी है जो जिसके बीच हम जी रहे हैं। एक भारतीय चित्रकार होने के नाते हम इसमें जीते हैं। इसको हम और भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। चित्रकला में संदर्भ, सत्ताओं का स्वार्थ। मैं 3 सत्ताओं की बात कर रहा हूं, एक धर्म सत्ता, एक राज सत्ता और एक बाजार। ये बाजार, राज सत्ता और धर्म सत्ता किसी भी चित्र को अपने गुलाम बना के चलाती है। हमारे जितने चित्र का, जो हमारे चित्रकला का विशाल इतिहास है, उसमें आधा हिस्सा राजा रानी है, आधे हिस्से में देवी देवता हैं। वहाँ आम आदमी नहीं है। उनके जो कष्ट हैं, उनके दुख हैं, उनके सुख हैं, उसमें कहीं उल्लेख नहीं है। पर मनुष्य ने अपने देवताओं को गढ़ा कैसे? जैसे हम हैं। मतलब मनुष्य ने अपने देवताओं को अपने ही रूप से गढ़े। तो जितनी गलाजत मुझ में है तो हमारे देवताओं में भी है। तो जो उनकी खुशियां होती हैं, हमारी जो खुशी है वो उनकी खुशी होती है। उनके भी रिश्तेदार होते हैं, वो भी लड़ते झगड़ते जो भी करते हैं। तो इस तरह से चित्रकला का एक हद तक, अगर हम शब्द का प्रयोग करें, दुरुपयोग हुआ है हमारे देश में। इसलिए हुआ कि हर चित्र के ऊपर तमाम तरह की व्याख्याएं, तमाम तरह के संदर्भ लाद दिए गए हैं। और ये केवल हमारे देश में हुआ ऐसी बात नहीं है, मैं आपको, और ये कल से हुआ ऐसी बात भी नहीं है, हजारों सालों से ये हो रहा है। मैं मेसोपोटामिया के समय का एक मूर्ति दिखा रहा हूँ। ये असल में एक स्तंभ है, इसके ऊपर खुदाई किए हुए एक कोड है, जो संहिता कहते हैं, जो नियम कहते हैं, वो दंड विधान है। एक हम्मुराबी नाम के राजा हुआ करते थे, और उन्होंने ये खुदवा दिया था कि अगर आप ये दोष करेंगे तो इसका दंड ये मिलेगा। इस तरह से उन्होंने अपने नियम बनाए थे। ये बना ही सकते हैं, लेकिन इस नियम के ऊपर उन्होंने जो ऊपरी हिस्से में, उसको हम गौर करेंगे तो इसमें समास नाम के जो देवता हैं, जो नीति के देवता हैं, जो न्याय के देवता हैं, उनकी मूर्ति है। और बाएं तरफ जो है हम्मुराबी स्वयं है। तो मतलब देवता ने ये जो नियम है हम्मुराबी को दिया, राजा को दिया। अब राजा ने प्रजा के बीच वितरित कर दिया। अब प्रजा की हिम्मत तो है नहीं, राजा से आप मुखालफत कर सकते हैं, लेकिन अगर वहां देवता ने दिया है फिर तो कोई बात ही नहीं है। और ये इसका विस्तारित रूप है। इसमें समझ सकते हैं कि मदर इंडिया और उधर ब्रिटेन, और भी हम जिस समाज में जी रहे हैं, आप गौर करेंगे कि हमने आसपास की दुनिया में जो कुछ भी चीज़ है, हर चीज़ के साथ एक कथा, एक कहानी जोड़ के रखी हुई है। हम अगर लाल कहीं फूल देखते हैं तो कहते हैं तो काली माँ को चढ़ता है, और नीला फूल देख लेंगे तो कहेंगे कि ये तो शिव जी को चढ़ेगा। अगर कहीं तारे दिख गए आसमान में तो कहेंगे ये 7 तारे जो तारे नहीं है, ये तो सप्तर्षि है। अब जब सप्तर्षि है 7, आप सोचिए कि इतनी खूबसूरत चीज़ है 7 तारे, और उसको आप बच्चों को बताते कि सप्तर्षि है, तो वो समझता है कि 7 दाढ़ी मूंछ बढ़ाए हुए लोग बैठे हुए। तो वो जो खगोल जो सौंदर्य है, उसके वो बियॉन्ड जाके कहानी में घुस जाता है, और वो कहानी को आप कंसोलिडेट करते हैं पेंटिंग के जरिए। ये चित्र जो है बहुत महत्वपूर्ण चित्र है, क्योंकि
गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित ये चित्र है, शायद 1916-1920 के आसपास का चित्र है। इसमें वो सप्तर्षि हैं जब महाप्रलय के बाद जब वो नाव में लेके जा रहे हैं तो मत्स्य अवतार उस नाव को खींच रहे हैं, सप्तर्षि हैं और पीछे मनु महाराज बैठे हैं। तो मनु नए युग का, नई दुनिया को बनाते हैं उन सप्तर्षियों के साथ। कहाँ से कहाँ लेके आए हम, किस तारे से चल के और किस कहानी को लेके किस चित्र पे पहुंचते हैं। इसके बाद हम जब भी आसमान की वो देखेंगे और 7 तारे देखेंगे तो हमें ये संदर्भ याद आते रहेंगे, हमारी आंखें बंद हो जाएगी और हम इन संदर्भ को अपने मन में उसको प्ले करेंगे। लेकिन इस पेंटिंग को आप जानते हैं, वैन गॉग की पेंटिंग है स्टारी नाइट ओवर रोन। इसमें भी वही सप्तर्षि है। ये वो है जो सप्तर्षि की खूबसूरती है उसको हूबहू पकड़ा गया। इसमें कोई कहानी नहीं है, इसमें कोई ऋषि सन्यासी की कोई बात नहीं है, कहानी इसमें है ही नहीं। ये एक शुद्ध चित्र है और ये आपके लिए खुली छूट है कि इसको पसंद भी कर सकते, नहीं भी पसंद कर सकते। लेकिन कहानी को सुनना और कहानी को पसंद करना, संदर्भ को सुनना, उसको पसंद या ना करना, ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। मैं थोड़ा हिंदुस्तान की कला को क्रमवार जरा देखता हूँ। सॉरी, ये ईसा पूर्व भरूच की कला है और बहुत ही शानदार। और इसमें माया, गौतम बुद्ध की माँ बीच में है और जिनको सपने में सफ़ेद हाथी दिखा था। और ये दुनिया भर के कई मूर्तियों में आप इसको पाएंगे, ये वहाँ है। इसको जो संदर्भ की बात मैं कह रहा था, जनता तक पहुँचाने के लिए, उस जनता तक जो निरक्षर है, वो जनता जो बंगला बोलती है, मराठी बोलती है, पंजाबी बोलती है, तमाम तरह की भाषा है, तो उनके पास भाषा के ज़रिए किसी धर्म को प्रचार करना मुश्किल काम है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक चित्र बना के एक मानक बना दीजिए। अब उसकी व्याख्या अपने अपनी भाषा में लोग करते रहेंगे तो युग से युगांतर तक अपने साथ साथ ये कहानी आगे बढ़ती रहेगी। इसी तरह हम देखते हैं कि महाकवि की कहानी जो मैं बता रहा था कि इसमें एक महाकवि की कहानी है, जातक कथा है, जो कि गौतम बुद्ध के पूर्व उसको अगर कोई जर्मन या ब्रिटिश आदमी आए जो रामायण महाभारत के बारे में नहीं जानता है, उसके लिए मेरे ख्याल से वो पीस ऑफ आर्ट हो सकता है। हमारे लिए हमारी मूर्तियाँ कभी भी पीस ऑफ आर्ट नहीं बनती, क्योंकि वो संदर्भ से यूँ बधी रहती है कि जब तक मंदिर से उठ के म्यूजियम तक नहीं जाए मूर्ति, तो वो कभी कला कृति के रूप में हम उसे चिन्हित नहीं कर पाते। इसी तरह मुगल पीरियड की कला, इसको व्याख्यायित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा बादशाह ने कहा इतिहास वैसे ही लिखा गया, जैसा लिखा गया उसे वैसा ही चित्र बनाया गया और चित्रकला आगे बढ़ी है। अपने ढंग से सभी ने अपने अपने पीरियड में ऐसे चित्र बनाए हैं जो कि जनता नहीं जानती थी। पर आप जब चाह लेते हैं कि जब मेरे पास पैसा है तो क्यों ना मैं पूरे ग्लोब बना दूं, ये पूरी दुनिया का मैं राजा क्यों ना बन जाऊं, तो उस ग्लोब में, उस दुनिया में बकरी और जो शेर है वो दोनों एक ही घाट का पानी पिएंगे, इस कल्पना को चित्र में बना दिया। जो आम आदमी अगर देखेगा तो वो समझेगा कि मेरा बादशाह केवल बादशाह नहीं था, उसके ऊपर जो है, जो ईश्वर है, उसका भी दान है, उसका भी हाथ है, वरदहस्त है। वो भी इसमें दिखाया कि ऊपर जो देव शिशु हैं वो लोग ऊपर से छाता लिए हुए हैं। तो इस तरह से एक झूठ, एक उद्देश्य और एक, अगर सीधे कहा जाए तो साजिश भी आम जनता के खिलाफ, उनको गुलाम बनाने के लिए, उनकी समझ को कुंद करने के लिए एक साजिश के रूप में हम देखते हैं कि चित्रकला का इस्तेमाल हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि 1880 के आसपास हिंदुस्तान की चित्रकला में एकदम बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। जो भी हमारे इतिहास में लिखा है वो तो अपनी जगह लिखा ही हुआ है। और जो चित्र हैं कि एक दीवार पे टांगने वाला एक ऐसा कोई पीस ऑफ आर्ट हो जिसको कि हम पेंटिंग कहें, इसका परिचय मोटे तौर पे आम जनता का 1880 में होता है के आसपास। जब क्रोमोलिथोग्राफ या ओलियोग्राफ आते हैं
उस पेंटिंग्स के जो प्रिंट्स बनते हैं, हजारों में प्रिंट्स बनते हैं, लोगों तक जाते हैं और लोग जान पाते हैं कि ये जो है ना ये दरअसल पेंटिंग है। हमारे म्यूजियम तो है नहीं। यूरोप में जैसे सैकड़ों सालों से लोग म्यूजियम जाते रहे हैं, पेंटिंग किसे कहते हैं वो जानते हैं और वो समझते रहे हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा था नहीं। हमारे जब ये बना, ये जो ओलियोग्राफ हमारे पास आए, राजा रवि वर्मा के हो या नहीं, जैसे ये ओलियोग्राफ जो है ये जर्मनी में बन के आया था, जर्मनी से प्रिंट होके हिंदुस्तान में आया है। इसमें कृष्ण और राधा जो भी हमारे धार्मिक कथाएं हैं उनको एक रूप दिया गया। इसके पहले हमारे पास ये रूप नहीं है। ये रंगीन चित्र बनते हैं, हर इंसान के पास जाता है। एक बहुत बड़ी अच्छी बात ये होती है कि हमारे उन मंदिरों में जहाँ पे दलितों का प्रवेश वर्जित था, इन चित्रों ने उस चीज़ को तोड़ दिया कि आप हमें नहीं जाने देते मंदिर में, कोई बात नहीं, मेरे घर में मंदिर बन जाएगा, ये चित्र टंग जाएंगे। लेकिन चित्र कोई पूजा करने की चीज़ नहीं है। पूजा की जरूर जाती है, पर उसका एक दूसरा परिचय भी है कि उसको अनुभव करते हैं, जिसमें आपका मन रिफाइंड होता है, आपकी नई समझ पैदा होती है। उससे वंचित होकर हम कहानियों में उलझते रह गए। 1880 बहुत पुरानी बात नहीं है, कल की बात है और राजा रवि वर्मा के बाद की बात है। ये राजा रवि वर्मा का चित्र विश्वामित्र और मेनका का, इसमें वो नाटकीयता है, वो पारसी थिएटर का जो असर है वो है। और पूरी कहानी को अगर नहीं जानते तो ये चित्र आपके लिए कोई मतलब का ही नहीं रहता है। तब आप खोजते हैं कि इसमें प्रकाश कहाँ है, इसका संयोजन कैसा हुआ है, इसमें एनाटॉमी कैसी है। तो किसी भी मानदंड में कोई ऐसा चित्र नहीं है जिसको कि याद रखा जाए। बस ये है कि जब आप विश्वामित्र, मेनका, शकुंतला की बात करेंगे तो हाँ भाई ये कुछ बात है, यानी संदर्भ के आधार पे ही एक चित्र टिका हुआ है। ऐसे ही समय में जब एक चित्र में संदर्भ खोजा जाने लगता है, जब हमारे प्रदर्शनियों में, आज हम भी जब प्रदर्शनी करते हैं, लोग आते हैं कहते हैं कि अच्छा बताइए तो अशोक जी इसमें आपने कहना क्या चाहा है। अब साहब कहना अगर चाहता तो मैं कहानी लिखता, मैं पेंटिंग क्या बनाता। अगर इत्तेफाकन मैं गूंगा हूँ और एक पेंटर हूँ तो मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि मैं व्याख्या कर नहीं सकता। और जो चित्रकार आज हमारे बीच नहीं है, जिनकी प्रदर्शनी हम लोग देख रहे हैं, तो वो सब चित्र तो बेकार होगा, क्योंकि वो आके तो खड़े नहीं होंगे बताने के लिए। लेकिन मैं जिस साजिश की बात कर रहा था, ये 1980 के आसपास का एक ओलियोग्राफ है, जिसमें कि गाय के अंदर जो है 64 या 84 देवता हैं, मतलब हम हिंदू समाज के, उन देवताओं का वास है। तो इनको तो स्पर्श मत कीजिए, दूध जरूर पीजिए, पर इनकी हत्या मत कीजिए। एक इशू बनाने के लिए इस चित्र को रखा गया और आपने देखा कि मुश्किल से 100-125 साल लगे इस चित्र के उदय होने से और आज की स्थिति में पहुंचने में। टाइम लगता है, लेकिन ये श्योर शॉट है। ये चीज हिंदुस्तान में संभव है, दुनिया में कहीं नहीं संभव है। और जैसे कि मतलब केवल यही है हुआ है, ऐसा भी नहीं है। कल की बात है, 1940 के आसपास मैं आपको कुछ चित्र दिखा रहा हूं जो कि शायद कम लोगों ने देखे हो, पर ये बहुत बड़ी संख्या में छपे थे। और कानपुर, दिल्ली, लाहौर, ये 3 प्रमुख शहर और कलकत्ता, ऐसे शहरों में ये छपे थे और हजारों नहीं लाखों की तादाद में छपे थे और लोगों के बीच में वितरित किया गया था। ये तकली नहीं है, भगवान की तकली है। मतलब एक महान व्यक्ति जो है, महात्मा कैसे बन सकता है, हमारे आपके मूल्यांकन अलग हो सकते हैं, पर पॉपुलर सर्किट में ये कृष्ण और गांधी का मिलन, ये सत्याग्रह योग साधन, और ये गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं महात्मा गांधी भी हैं, देश के सभी नेता हैं, और ये शिव को संभाले, मतलब एक पूरी कहानी को बताते हुए। तो इस तरह से आप अगर आम जनता में जिनका एक्सपोजर पेंटिंग के साथ नहीं है, उनको संदर्भ के जरिए आप एक साजिश के तहत आप उनको अगर प्रभावित करना चाहें तो हिंदुस्तान में संभव है, क्योंकि हम इस तरह से कला को देखने की हमारी तमीज़ नहीं रही है।
अब जैसे आप देखेंगे कि इधर के दिनों में आज भी है, जबकि हम लोग मानते हैं कि शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण होता है पेंटिंग के लिए, जबकि शीर्षक महत्वपूर्ण नहीं होता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी एक भी पेंटिंग की 4,500 पेंटिंग बनाए, पर एक भी पेंटिंग का शीर्षक नहीं दिया। रशिया में जब एग्जीबिशन कर रहे थे तो उनसे पूछा कि आपने तो पेंटिंग का शीर्षक नहीं दिया, तो उन्होंने कहा हाँ नहीं दिया। तो कैसे हम समझेंगे? बोले आप अपना शीर्षक दे दीजिए। मैं बहुत 2-4 उदाहरण दूंगा क्योंकि मुझे समाप्त भी करना है जल्दी। एक बहुत सुंदर चित्र है अवनींद्रनाथ टैगोर का, और ये चित्र अपने आप में इतना खूबसूरत है कि बार बार मैं देखता हूं, पर शीर्षक केवल नहीं, एक छोटा 2 वाक्य में एक निबंध नुमा उन्होंने इस चित्र के पीछे लिखा था। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का मतलब ये हुआ बंगाल स्कूल का चित्रकला के बारे में क्या समझ थी, वो भी आपको समझ में आएगा। उसके पीछे क्या लिखा था इसको हम देखते हैं। उसके पीछे लिखा था क्वीन ऑफ अशोका। King Ashoka was extremely fond of Bodhi tree. His queen Tishrakshita became jealous of the sacred tree and in a fit of anger destroyed it. ये तक्षरक्षिता की कहानी, ये जो पूरा जो प्रसंग है, इन्होंने चित्र के पीछे लिखा। उन्हें लगा कि ये तो क्वीन विक्टोरिया को ये चित्र प्रेजेंट किया गया था, आज एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ इंग्लैंड में। तो जिससे कि उनको समझ में आए, जबकि क्यों समझ में आए, एक अच्छी पेंटिंग है, उसके तमाम और भी गुण होते हैं समझने लायक, वो हमने नहीं समझा। हमारे बड़े बड़े कला इतिहासकार हमें ये बताते रहे कि भाई जो नयन सुख है ना, नयन सुख के पिता का नाम ये था, और नयन सुख जब मरे थे तो उनके अस्थि विसर्जन या कुछ ऐसा हरिद्वार में हुआ था। ये कला इतिहास है, ये इन इतिहास के सहारे हम बड़े हैं। उसी को देखते हम आगे बढ़ते हैं कि चित्रकला और संदर्भ का क्या संबंध है, बन जाता है, ये मराठी से बन जाता है, पर इसकी फिक्र हमने की नहीं। जैसे ये चित्र अगर आप एम्स्टर्डम जाएंगे तो वहाँ आपको ये चित्र मिलेगा, आपने सभी देखा होगा। नाइट वॉच नाम है। ये नाइट वॉच जो चित्रकार थे उन्होंने कभी ये सोच के नहीं बनाया कि नाइट का कोई संबंध इस पेंटिंग से नहीं है। ऑक्सीडाइज होके ये पेंटिंग गाढ़ा हो गया, थोड़ा डार्क हो गया, तो लोगों ने कहा कि नाइट वॉच, समझने बूझने के लिए। आज की तारीख में लोग संदर्भ इसका लेते हैं कि नाइट वॉच है, जबकि दिन दहाड़े का एक पेंटिंग है और उसको आज नाइट वॉच के रूप में जानते हैं। हम लोग नाइट वॉच के बारे में जानते हैं क्योंकि चित्रकार ने ये नाम नहीं दिया है, हमने अपनी सुविधा के लिए, संदर्भ के लिए क्या सोच के नाम दिया, वही नाम चल पड़ा। सबसे आश्चर्य है कि मोनालिसा के बारे में हम नहीं जानते हैं कि मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची के मृत्यु के कई वर्षों बाद उनके इतिहास के, उनके ऊपर इतिहास लिख रहे थे वसारी, उन्होंने संदर्भ के लिए कहा कि मोनालिसा मतलब लीसा की मैडम, लीसा नामक जगह की एक महिला, तो मोनालिसा नाम पड़ा। आज हम लोग एक जुबान में कहते हैं कि मोनालिसा। लेकिन इसके बावजूद भी कला के बारे में इतनी बात कर लेने के बाद मुझे लगता है कि कला के अंदर आप जितने भी शासक हैं, जितनी भी सत्ताएं हैं, जितनी भी कोशिश कर लें संदर्भ को उसके साथ गूंथ देने की, पर कला में अपनी शक्ति होती है कि वो अपने को उससे मुक्ति कर लेती है, लिबरेट कर लेती है। मेरी जो परदादा की तस्वीर मेरे घर में लगी होगी, और अगर उपाध्याय जी मेरे घर में गए और मैंने उनको दिखाया कि मेरे परदादा की तस्वीर है, आपके लिए कोई मतलब नहीं है मेरे परदादा का, आपके लिए शुद्ध मतलब है कि ये पेंटिंग अच्छी है या बुरी है। इस तरह हम अपने लिबरेट करने की प्रक्रिया में हमारे इतिहास को देखना चाहिए। इसको अगर आप इनलाज करते हैं तो आपको ये दिखाई पड़ता। और नयन सुख का एक अंतिम चित्र, इसमें कुछ लोग घेरे में बैठे हैं और इसकी परछाई जो पड़ी है, बीच में जो आग जल रहा है, उसकी रोशनी उन लोगों पर पड़ी है जो सामने बैठे हैं, वो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, और इधर के कतार के लोग जो हमारे सामने जो हैं, उनकी पीठ दिखाई दे रही है जो सिलुएट में है, और उन लोगों की परछाई भी पड़ रही है। हमें सवाल पूछना चाहिए कि हिंदुस्तान की कला इतिहास में 2000 साल में ये परछाई कहीं और दिखाई पड़ी है क्या? कहीं किसी ने प्रकाश के बारे में इस तरह दिया है? प्रकाश पढ़ने के लिए हम रेम्ब्रांड को पढ़ेंगे, रेम्ब्रांड के लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम इसको नहीं देखेंगे।
क्योंकि इसको हमारे इतिहासकारों ने इसको कुंद बना दिया है। ये परीक्षा का प्रश्न पत्र बन गया है कि किस सन में ये बना था। एक आम दर्शक इससे अपरिचित है, क्योंकि मोटे मोटे ग्रंथों में और बड़े बड़े सेमिनार में इस पर बात होती है, इसके कला पक्ष के ऊपर बात नहीं होती। लेकिन इस चित्र को अगर हम तुलना करें तो इसकी वैश्विक जो मूल्यांकन करना है, तो हमें इसको पोटैटो ईटर्स जैसे देख सकते हैं, जिसमें सिंगल सोर्स लाइट है, चारों तरफ लोग बैठे हैं, यहाँ भी सिलवेट है, जो सामने के लोग हैं, सामने के जो लोग हैं उनका चेहरा दिख रहा है, नायाब कंपोजिशन है, एक घेरे में बैठे हुए लोग हैं, एकदम कल की बात है 1943 में। और इन सब इसमें की रंग थे, उन रंग से अलग एक ब्लैक एंड वाइट वुड कट में चित्र, वो सोमनाथ होर का एक चित्र देखिए। ये बंद कमरे में कुछ लोग बैठक है। ये यूं तो राजनीतिक चित्र है, लेकिन उसको भूल जाइए। अगर चित्र को देखेंगे तो आप शक्ल के ऊपर उसके पीछे जो कमरे का जो छोटा आकार है, कमरा एकदम छोटा सा कमरा है, उसके पीछे रोशनी पड़ने पे जो क्रॉस हैचिंग जैसा दिखाई पड़ रहा है, और सामने के दो लोग जो हैं वो बिल्कुल काले में हैं। इस तरह से चित्रों को देख के उसका इतिहास छोड़िए, संदर्भ छोड़िए, एक चित्रकार के रूप में, कला प्रेमी के रूप में उसके कला गुणों को हम देखना चाहेंगे, और उस देखने के लिए हमें संदर्भ से चित्र को मुक्त करना पड़ेगा। और ये राय मेरी है, ये ज़रूरी नहीं कि आप इससे सहमत हों। मैं अंत कर रहा हूँ। रविन्द्रनाथ ठाकुर, अमृता शेरगिल और आधुनिक भारतीय चित्रकला, ये वो पक्ष है जो 1931 से शुरू होकर 1941 के बीच का समय है, एक दशक, जिसमें अमृता शेरगिल और रविन्द्रनाथ ठाकुर ये दोनों सक्रिय होते हैं, ये 10 साल। और 1941 में दोनों का ही निधन हो रहा है, एक का 80 साल में, एक की उम्र 28। हमारे 2000 साल के इतिहास में ये पहला दौर था जिसको हम लोगों ने गौर से नहीं देखा, कि ये पहला समय था कि जब उन्होंने ऐसे चित्र बनाए जिनका कोई संदर्भ नहीं था, जिन्होंने चित्रों को संदर्भ से, शीर्षक से मुक्त किया।